नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह भारत की न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ मसला है। टॉपिक देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी से वरिष्ठता में खलल। यह बात जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने किसको ध्यान में रखते कहा है? केंद्र सरकार को ध्यान में रखते हुए कहा है। यहाँ पर बात की गई है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की बात की। तो यहाँ पर भारत के जो विभिन्न हाई कोर्ट हैं वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है, लेकिन किसी वजह से उसमें देरी हो रही है। इसको लेकर के जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आ रहा है। इसी चीज पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जब आगे बढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है। यह आपके लिए आज का इस लेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। उससे पहले यहाँ पर एक सूचना है आपके लिए, यह सूचना समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए संस्कृति आईएएस ने ऑनलाइन कोर्स जारी किया है और यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट को कवर करेगा। कोर्स की विशेषता की बात करें तो 130 से अधिक कक्षाएं इसमें शामिल होगी। प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको कराई जाएगी। कोर्स की वैधता जिस दिन भी आप नामांकन लेंगे उसके 1 वर्ष बाद तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। 15 टेस्ट भी लिया जाएगा और इस 15 टेस्ट में प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों ही टेस्ट शामिल होगा। इसके जो नोट्स हैं वह पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। 2 समय जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिदिन 2 कक्षाएं होगी, तो सुबह के 8 बजे या शाम के आप 4 बजे यह कक्षा ले सकते हैं। फी जो है प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए 4,999 रखा गया है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विशेष जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब लौटते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों है। जैसा कि न्यूज़पेपर पे नजर डालते हैं तो देखिए, गवर्नमेंट डिले डिस्टर्ब्स जुडिशियल सीनियरिटी, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यहां पर आरोप लगाया है, यहां पर देखिए केंद्र सरकार पर डायरेक्ट नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह गवर्नमेंट के वजह से हो रहा है। और जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कोर्ट के द्वारा, क्या प्रमुख बिंदु है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा जो कुछ नाम अनुशंसित किया गया था, इस नाम को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार जो है जानबूझ करके देरी कर रही है। और इस पर एक याचिका आया था। इसी याचिका की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करते हुए यह सब बातें कही है। याचिका दायर करने वाली संस्था कौन है? एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु के द्वारा याचिका दायर किया गया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय का यहां पक्ष क्या है? जब इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में देरी हो रही है और यह देरी जो है, चूंकि केंद्र सरकार इसको हरी झंडी नामों को नहीं दे रही है, इस वजह से ऐसा देखा जा रहा है। यहां पर समझिए कि कॉलेजियम ने 21 नामों की अनुशंसा की है केंद्र सरकार से, लेकिन इनकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अभी तक लंबित है। और इस 21 नाम में क्या क्या है तो देखिए, 5 नामों की अनुशंसा पहली बार की गई है, यानी कि कॉलेजियम ने इससे पहले कभी इन 5 नाम की अनुशंसा नहीं की थी। और 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बार भेजा गया है। इसके अलावा 11 हाईकोर्ट जजों के नाम जो हैं स्थानांतरण के लिए भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर केंद्र सरकार कुछ भी प्रक्रिया और यह जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह तक कहा है कि केंद्र सरकार के अपनी पसंद के नाम चुनने की प्रवृत्ति से समस्याएं पैदा हो रही है। तो सीधा सीधा केंद्र सरकार को कटघरे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट खड़ी करती हुई नजर आई है। नियुक्ति प्रक्रिया में जब सरकार अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है और दूसरों की नियुक्ति नहीं करती है, तो वरिष्ठता का आधार जो है वह गड़बड़ा जाता है, उसमें समस्याएं उत्पन्न होती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट यह कहते नजर आती है, नियुक्ति में देरी के कारण कुछ लोगों ने हताश होकर के, जो न्यायाधीश थे जिन्होंने अपना नाम दिया था स्थानांतरण के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो यहां पर इस तरह की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वह केंद्र सरकार की वजह से देखी जा रही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए कहा है। जब केंद्र सरकार से उसका पक्ष पूछा गया है तो केंद्र
सरकार ने कहा है कि देखिए नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया जो है वह अभी चल रही है, चूंकि 21 नाम आए हैं कॉलेजियम से और इस पर विचार करने में वक्त लगेगा। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त भी मांगा है और यह वक्त जो है 2 सप्ताह का मांगा है कि कम से कम आप 2 सप्ताह का समय दीजिए, हम इन नामों पर विचार करते हैं और फिर आपको अपना जवाब जल्दी ही हम बता देंगे। जजों की नियुक्ति में देरी होती है तो क्या सब हो सकता है, ये यहाँ पर एक अहम प्रश्न उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया है कि जजों की नियुक्ति में देरी हो रही है। कई तरह के व्यवहारिक समस्याएं बताई कि कुछ जज अपना नाम ही वापस ले लिए हैं नाराज होकर के, उन्हें लगा कि लगातार जो है अपमान सहना या लगातार जो है इस प्रोसेस में बने रहना वह भी कठिन हो जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब इस तरह की स्थिति होती है स्थानांतरण के लिए या नियुक्ति के लिए तो वरिष्ठता का क्रम जो है उसमें समस्या आ जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत में केसों का भंडार लगा हुआ है, अगर अदालतों पर आप नजर दौड़ाएंगे। इस स्थिति में अगर नियुक्ति होनी है न्यायाधीश की और न्यायाधीश की नियुक्ति में विलंब हो रहा है, न्यायाधीश की पर्याप्त संख्या नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि केस की संख्या और बढ़ती चली जाएगी और अदालत पर इसका बोझ बढ़ता चला जाएगा और अगर देर से मिला हुआ न्याय जो है वह न्याय नहीं माना जाता है, ऐसा विधि विशेषज्ञ का कहना है। साथ ही जो न्यायपालिका की कार्यकुशलता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्षमता उसकी कम हो जाती है। भारत में वैसे भी पर्याप्त संख्या में जज नहीं है और इस वजह से आप जानते हैं कि सुनवाई जो है वह बार बार टाला जाता है। कहते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है, तो बार बार सुनवाई अगले डेट के लिए टाल दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और सभी का वक्त आना चाहिए, इसीलिए जो समस्याएं बनी रहती है। यहाँ पर देखिए लंबित मुकदमों की संख्याओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है और यह वृद्धि जो है केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं बल्कि निचली अदालतों के साथ भी देखेंगे तो यही समस्या यहाँ पर बनी हुई है। तो इससे निजात पाने का यह तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी स्थानांतरण का अगर आपके पास मसला जाए या नियुक्ति का मसला जाए तो उसको जल्दी से जल्दी हरी झंडी दिखाना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहती हुई नजर आती है। जजों की नियुक्ति होती कैसे है इसको समझ लीजिए। देखिए जजों की नियुक्ति के लिए कोई आयोग भारत में फिलहाल नहीं है, हालांकि हमारा संविधान जो है इसकी बात करता है कि केंद्र सरकार जो है इस पर विचार करेगी, लेकिन फिलहाल कोई आयोग नहीं है। जजों की नियुक्ति जो है वह कॉलेजियम प्रणाली से होता है। अब कॉलेजियम प्रणाली का काम क्या है, तो उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए यह कार्य करती है। ठीक, यहां समझ लीजिए, यहां पर निचली अदालतों का चर्चा नहीं किया गया है। जब भी कॉलेजियम का प्रश्न आए तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि केवल यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या नियुक्ति के लिए, तो नियुक्ति के साथ साथ स्थानांतरण के लिए भी यह संस्था काम करती है। अच्छा, इसके साथ एक बात जुड़ी हुई है कि यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान में कॉलेजियम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा यह कोई वैधानिक संस्था भी नहीं है। फिर इसका जन्म कैसे हुआ यह प्रश्न आता है। देखिए कॉलेजियम प्रणाली का जन्म जो है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए, कई फेमस केसेस हुए, इसके माध्यम से यह तय किया गया कि कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण हो। इसमें 2-3 केस जो हैं वो बहुत फेमस है इसका, जैसे कि प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 और तीसरा न्यायाधीश मामला जो है 1998 में हुआ था। इस पे हमने डिटेल से एक वीडियो लिया हुआ है, तो करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम इस पर बहुत डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटी आप समझिए कि कॉलेजियम प्रणाली जो है वह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक संस्था नहीं है। वह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कार्य करने वाली एक संस्था है। विभिन्न निर्णय में देखिए अगर आप यहाँ पर, तो प्रथम न्यायाधीश मामला, दूसरा न्यायाधीश मामला और तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से यह कार्य होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मसला यहाँ पर, क्योंकि आज हम यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय पर मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ। क्योंकि आज का जो ये मसला है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर याचिका सुन रही है वह विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण का मामला है। इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा के लिए उच्च न्यायालय को लेके आए हैं। हाई कोर्ट की हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संस्था कौन सी होगी, कॉलेजियम संस्था, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों के मसले को लेकर के। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो अगर होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। तो मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति होती है तो CJI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे अभी DY चंद्रचूड़ हैं, तो CJI तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा होता है। यानी कि 3 नाम इसमें आया है, यह आपको ध्यान देना है कि CJI तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है उच्च न्यायाधीश, जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति होनी है, तो किनका किनका रोल इसमें होगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका, इनके परामर्श के बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। तो एक मसला यहां क्लियर हो गया। दूसरा, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें। पहले हमने किनकी बात की? मुख्य न्यायाधीश की। अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की। जब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का बात आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल का रोल यहां भी होगा। तो राज्यपाल जो है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात करेंगे। ठीक है, यहां पर जब मुख्य न्यायाधीश था उच्च न्यायालय के तो CJI, राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति, और जब अन्य न्यायाधीश की चर्चा आएगा तो राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा CJI भी और सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो दोनों ही प्रक्रिया में आखिरी कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। लेकिन यहां ध्यान देना है कि राज्यपाल की भूमिका भी होगी और CJI की भूमिका भी होगी, और अन्य न्यायाधीशों के मामले में राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और CJI और सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। इसके बाद जो है यह फाइनल कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह मामला क्लियर हो गया। थोड़ा सा उलझाऊ लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं और आप जैसा देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आपको गलती करने की आपकी संभावना भी अधिक बनी रहती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण का मुद्दा, हमने इससे पहले नियुक्ति का मुद्दा देखा था। अब यहाँ देखते हैं कि ट्रांसफर का जब होता है फिर क्या होता है। देखिए, इसमें CJI से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य किया जाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श किया जाएगा और राष्ट्रपति जो है फाइनल इसकी हरी झंडी दिखाएंगे। स्थानांतरण के मामले में CJI को उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों, ध्यान देते चलना है कि मैं क्या क्या कह रहा हूं। यदि स्थानांतरण होता है तो CJI से परामर्श करेंगे कौन? राष्ट्रपति, फाइनल वही करेंगे। यहां पर क्या होगा कि CJI को उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करना होगा। यहां पर एक बात आया, संबंधित उच्च न्यायालयों, तो अब देखना है कि मान लीजिए पटना हाईकोर्ट का यहां पर मामला है। इस बात को सही से समझ लीजिए। पटना हाईकोर्ट में एक जज हैं और इनका ट्रांसफर जो होने वाला है वह मान लेते हैं इलाहाबाद में होने वाला है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाला है। 2 चीजें क्लियर हो गई। यहां से इनका ट्रांसफर होगा, तो आपने यहां क्या देखा कि संबंधित उच्च न्यायालयों, तो संबंधित उच्च न्यायालयों में ये दोनों आ जाएगा, पटना हाईकोर्ट भी आएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आएगा। यानी कि जहां पर वो अभी हैं और जहां ट्रांसफर होकर के उनको जाना है, दोनों ही संबंधित उच्च न्यायालय यहां पर आ जाएंगे उसके मुख्य न्यायाधीशों से। यानी कि पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों से परामर्श करना होगा। यह मामला क्लियर हो गया। चूंकि यहां पर कंफ्यूजन काफी रहता है तो इस चीज को आप सही से समझ लीजिए। यह स्थानांतरण का मामला था। आगे चलते हैं। कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना लगातार की जाती रही है विभिन्न विधि विशेषज्ञों के द्वारा। सरकार का भी टकरार जो है यहां पर न्यायपालिका के साथ इस वजह से होता रहता है। तो कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना क्या है? देखिए, कॉलेजियम प्रणाली पर कई तरह के आरोप लगते हैं। सबसे पहला आरोप है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। यह जो भी काम करती है, किस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया करती है, नामों का चयन कैसे करती है, यह सब बहुत स्पष्ट नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है, न्यायाधीशों के द्वारा ही यह सब किया जाता है, तो इस पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगता है। इसीलिए यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में या तमाम हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनके संबंधी ही बहुत सारे जजेज होते हैं। तो इस बात को लेकर के कॉलेजियम प्रणाली पर हमेशा प्रश्न रहता है। स्पष्टता की कमी भी इसमें मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि यह कब और कैसे नियुक्ति करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, या फिर ये जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय लेने का आधार क्या है, कैसे ये प्रोसेस तय करते हैं, इस सब बातों की जो है सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति का किसी भी पद पर
अगर नियुक्ति होना चाहिए तो पब्लिक डोमेन में सभी चीजें बहुत क्लियर से होना चाहिए, लेकिन कॉलेजियम के वजह से ऐसा होता हुआ नहीं नजर आता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों समझा दिया। आपने उसमें देखा क्या कि मुख्य रूप से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या संबंधित जो न्यायाधीश हैं वही सब ये सारे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो नियुक्ति का या फिर वो ट्रांसफर का। उन्हीं के परामर्श से राज्यपाल और फिर आगे राष्ट्रपति कार्य कर रहे होते हैं। तो कहीं भी यहां पर कोई प्रोसेस नहीं आया, कोई आयोग, कोई बॉडी नहीं आया जो कि नियुक्ति कर रहा हो इन सब चीजों को लेकर के। इसीलिए इस पर आरोप जो है हमेशा लगा रहता है और सरकार से इसकी टकराहट भी हमेशा कॉलेजियम प्रणाली की लगी रहती है। कॉलेजियम की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी कोई तय समय सीमा भी नहीं है, और यही वजह है कि जैसे मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नाम दिए और सरकार लंबे समय से उसकी हरी झंडी नहीं दे रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला जाता है, तब भी जल्दीबाजी में कार्य नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि रिक्तियां रहती है और मामले अदालतों में लंबित रह जाते हैं, न्याय त्वरित नहीं हो पाता है। ये सभी जो है व्यवहारिक वजह इसके वजह से बना रहता है। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और यहां पूछा गया है कौन से सही हैं। दो कथन हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित बातें की गई है, ध्यान से देखना, हाईकोर्ट से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद ही की जाती है। दूसरा, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सीजेआई एवं सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य, यहां ध्यान देना है, कीवर्ड पे ध्यान देते रहना है, दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। आपको यह देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, चूंकि सही ही पूछा गया है। तो देख, विकल्प में आपको सही स्टेटमेंट चुन करके उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग लगातार सही जवाब दे भी रहे हैं। आप कॉलेजियम प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं हमें यह भी बताइए। किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो तो हमें उससे भी अवगत कराइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।